हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अर्थात क्रिस्टलन का जल क्या होता है, क्यों होता है और उसकी वजह से किसी क्रिस्टलाइन सॉल्ट में किस तरह के प्रॉपर्टी डेवलप हो जाते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किसी भी क्रिस्टल में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, किस तरह से प्राप्त करेंगे उस चीज़ को, उसको भी देखेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों वॉशिंग सोडा क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके प्रिपरेशन मेथड्स क्या हैं, उसके क्या क्या हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को देखा था। आइए आज छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 इंटू 5H2O, जिसे ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, जो जनरली ब्लू कलर का इस तरह से दिखाई देगा आपको, जब इसे एक टेस्ट ट्यूब में लेकर प्रखनली में लेकर बर्नर के माध्यम से गर्म किया जाता है तो इसका ब्लू कलर धीरे धीरे वाइट कलर में कन्वर्ट होता आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और इस प्रखनली के अंदर अंदर हिस्सों में आपको कुछ वाटर के वेपर्स दिखाई देंगे, वाटर की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। तो आपके मन में दो सवाल आया कि सर ये तो क्रिस्टल फॉर्म में था, इसमें किसी तरह का वाटर हमको नहीं दिखा और ना ही यह भींगा हुआ था, ना ही ये वेटेड था, तो इसने गर्म करने पर वेपर कहाँ से दिए। और दूसरा सवाल कि यह हमें कलर चेंजेस क्यों शो किया जब इसे हीट किया गया। इस सारे सवालों का जवाब इस 5 वाटर मॉलिक्यूल में छिपा है। जब हम लोग इस ब्लू विट्रियोल, जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कह रहे हैं, इसके फॉर्मूले को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस कॉपर सल्फेट के एक फार्मूला यूनिट में हमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जो कॉपर सल्फेट के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं केमिकली। तो इन कॉर्पोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से हमें इसका कलर जो है ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे हम लोगों ने इसको हीट किया तो यह सिंपल कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाइट कलर का होता है। और हीट करने से यह अपने 5 वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, जिसकी वजह से इसका कलर चेंजेस शो हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल इस कॉपर सल्फेट में है, लेकिन फिर भी यह भींगा नहीं रहता है, यह सूखा सीखा आपको क्रिस्टल दिखाई देगा। तो इसके पीछे वजह यह है कि ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो फ्री नहीं है और उसमें भींगे हुए नहीं है, बल्कि वह उसके केमिकल कंपोजिशन का या उसके केमिकल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, वह इनकॉर्पोरेट हो गए हैं कॉपर सल्फेट के स्ट्रक्चर में। 5 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, कंबाइंड हो चुके हैं केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा। इसलिए यह जो क्रिस्टल है वो आपको भींगा हुआ नज़र नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसका कलर जो है इसी 5 वाटर मॉलिक्यूल की वजह से डेवलप हुआ है। और जब हम इसे हीट करेंगे तो चूँकि ये 5 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, इसलिए इसका कलर चेंजेस आपको ब्लू से वाइट देखने को मिलता है। तो ये 5 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसे ही हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यह क्रिस्टल के फॉर्म में और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट होकर के रहता है, इसीलिए इसे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अर्थात क्रिस्टलन का जल कहते हैं। सेम कंडीशन हमें दूसरे तरह के जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे पास फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4 इंटू 7H2O, जो कि ग्रीन विट्रियोल कहलाता है। यह कुछ इस तरह से ग्रीन दिखाई देता है, यह क्रिस्टल फॉर्म में है। इसमें भी आपको वाटर के किसी भी तरह का साइन नहीं दिखाई देगा, हालांकि इसमें 7H2O मॉलिक्यूल इसके स्ट्रक्चर में मौजूद है, लेकिन फिर भी यह आपको भींगा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये 7H2O मॉलिक्यूल इसके स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो गए हैं केमिकली। आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा FeSO4 का 2 यूनिट है और यहाँ पे SO4 है, जो ये दोनों FeSO4 से जुड़ा है। और इन सभी से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इनकॉर्पोरेट हो गया केमिकली बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आप ये इस तरह के देख रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये केमिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो गए हैं, इनकॉर्पोरेट हो गए हैं वाटर के मॉलिक्यूल, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स, जिनकी वजह से इस क्रिस्टल का क्या हो गया, स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का हो गया है। जब इसे भी हम लोग हीट कर देंगे तो अगर हम लोग फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4 इंटू 7H2O को हीट कर देंगे तो यह FeSO4 प्लस 7H2O में हमें टूट करके हमें 7H2O मॉलिक्यूल देगा। और चूँकि इसने 7H2O मॉलिक्यूल लूज कर दिया, इसलिए इसका जो ग्रीन कलर हमारे पास था कुछ इस तरह से, वह अब वाइट येलोइश कलर का, येलोइश वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो 7H2O मॉलिक्यूल है वो चूँकि इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में
क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो गया है, इसकी वजह से ये आपको भींगा नज़र नहीं आएगा। और चूँकि इसने 7H2O मॉलिक्यूल को लूज कर दिया हीट करने पर, इसलिए इसके कलर चेंजेस आपको दिखाई दिया। तो इस तरह से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है, उसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आइए उस चीज़ को समझते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग अब इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यह एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जो किसी एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। अर्थात वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं और यह 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक फार्मूला यूनिट में मौजूद रहते हैं और केमिकली इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने फेरस सल्फेट देखा था, FeSO4 इंटू 7H2O। एक फेरस सल्फेट के यूनिट फार्मूला में 7H2O मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट होते हैं केमिकली। उसी प्रकार से हमारे पास धोने का सोडा था, वॉशिंग सोडा था, हम लोगों ने कल देखा था Na2CO3 इंटू 10H2O। एक धोने के सोडा के फार्मूला यूनिट में हमें 10H2O मॉलिक्यूल जो है इनकॉर्पोरेटेड दिखाई देता है N2CO3 के साथ में। उसी प्रकार से हमारे पास जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिप्सम के एक फार्मूला यूनिट में हमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलते हैं जो केमिकली इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। उसी तरह से हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक फार्मूला यूनिट में हमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से, उसी तरह से अगर एक एग्जांपल और ले, हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसके एक फार्मूला यूनिट में हमें 10 H2O मॉलिक्यूल दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वह किसी भी वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। यह केमिकली कंबाइंड होता है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ में, अर्थात किसी भी सॉल्ट का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल की वजह से डेवलप होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कलर है, जनरली इन 5 ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम लोग वाटर क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं उनकी वजह से डेवलप होता है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग विभिन्न प्रकार से हटा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो जनरली सॉल्ट्स में मौजूद है। तो हमारे पास सारे के सारे सॉल्ट जो हैं, जितने भी सॉल्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, जब इसे हीट करेंगे तो यह KNO2 में टूट जाएगा, साथ ही साथ हमें क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। इससे पता चल रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो एक सॉल्ट है और वह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी तरह का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है। उसी तरह से हमारे पास नमक है NaCl कॉमन सॉल्ट, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। उसी तरह से हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें भी किसी तरह का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। हमारे पास बेकिंग सोडा है, इसमें भी किसी तरह का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं मौजूद है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं है। तो आप इस ऑप्शन को ध्यान से समझ लें। अब आइए समझते हैं कि हमारे पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उनको रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। आप डायरेक्टली हीट कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने हीट किया था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, तो वह ब्लू कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया था। दूसरा जो तरीका है वह है आप हॉट और ड्राई एयर के माध्यम में, ड्राई एयर में रख करके या हॉट कंडीशन में रख करके आप उसे उसके अंदर जो मौजूद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, अगर उसे जनरली ड्राई एयर इससे पास कराएं तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा और कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह भी एक तरीका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कराने का। इसकी वजह से इसमें कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तीसरा जो तरीका है वह है आप वैक्यूम में आप हार्डेटेड सब्सटेंस को आप उससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं या डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में आप H2SO4 कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से आप डेसिकेटिंग सब्सटेंस में कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं। तो और भी तरह के सब्सटेंसेस आते हैं, तो उस केस में भी आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटा सकते हैं।
इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, डेसिकेटिंग एजेंट क्या होता है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। अब आइए समझते हैं कि हम लोग किस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकालना काफ़ी आसान है। मान लेते हैं कि हमने 100 ग्राम सॉल्ट लिया है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट लिया है, और इसे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो यह अपने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लूज कर करके मान लेते हैं कि 90 ग्राम हमें उसका पाउडर फॉर्म दिया। यह क्रिस्टल फॉर्म था और यह हमें क्या मिला, पाउडर फॉर्म था। तो कितना पानी यह लिबरेट किया या इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद था, इसको कैसे पता करेंगे, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो जितना फाइनल वेट था, तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे निकालेंगे, तो जितना इसने पाउडर फॉर्म दिया, मतलब इनिशियल वेट हमारे पास 100 था, 90 ग्राम हमें मिला, डिवाइडेड बाय 100 यानी इनिशियल वेट इंटू 100 करने पर हमें कितना आएगा, 10%। 10% वो जो सॉल्ट हम लोग लिए थे क्रिस्टलाइन सॉल्ट, उसमें 10% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का निकालने का तरीका क्या हुआ कि जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस हम लोगों ने लिया था उसका इनिशियल वेट कितना है, माइनस उसको हीट करने के बाद कितना पाउडर फॉर्म बचा, उतना बटा जितना हम लोगों ने इनिशियल वेट लिया था, इंटू 100। इस तरह से हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के जब क्रिस्टल्स को हीट किया गया था तो यह सिंपली CuSO4 में कन्वर्ट हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्रिस्टल में, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इसलिए इसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह हाइड्रेटेड है, अर्थात इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो जिस किसी भी सॉल्ट में वाटर अवेलेबल है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड। और यहाँ पे चूँकि किसी तरह का वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे एनहाइड्रस फॉर्म भी कहते हैं। एनहाइड्रस CuSO4 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने दो चीज़ें देखी, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, इसमें नहीं है एक्चुअली, और हाइड्रेटेड का मतलब हुआ कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मेनली 2 इंपॉर्टेंस है। पहला, यह सॉल्ट में कलर इम्पार्ट करता है, अर्थात किसी भी सॉल्ट का जो कलर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से डेवलप होता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो कलर था, ब्लू पेट्रोल जिसे कह रहे हैं, वो उसमें 5 मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से आया, अर्थात वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आया ब्लू कलर। उसी तरह से हमारे पास फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, जिसे हम लोग ग्रीन पेट्रोल कहते हैं, तो ये 7H2O मॉलिक्यूल की वजह से ही इसमें ग्रीन कलर डेवलप हुआ। तो किसी भी सॉल्ट में जो कलर प्रोड्यूस होती है वो इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वह है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का यूज करके हम लोग किसी भी इम्प्योर सैंपल में से, इम्प्योर हमारे पास कोई क्रिस्टल है जो बहुत ही इम्प्योर है, उसमें बहुत तरह की गंदगी है, तो हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करा करके हम प्योर क्रिस्टल सॉल्ट का प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या देखा दोस्तों, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, और अगर किसी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है तो वो भींगा क्यों नहीं रहता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इसको किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।